गुड इवनिंग, हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 183, चैप्टर 4, सब्जेक्ट बी के है। क्वेश्चन 1 टेक्स्ट बुक का लिखा है बैलेंस शीट ऑफ मामा, काका एंड बाबा। 3 पार्टनर है, मामा, काका और बाबा। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस है रेशियो जो दिया रहता है पहले से क्वेश्चन में, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो बोलते हैं। मतलब ये पुराना रेशियो है इनका, ओल्ड रेशियो, जिसमें लोग बिजनेस कर रहे थे। बैलेंस शीट दी है एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर ये बैलेंस शीट में कुछ डिटेल्स लिखी है, वो हम लोग देखते हैं सम सॉल्व करते वक्त। ये लाइबिलिटीज़ है, मतलब कर्जे हैं, और ये असेट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर? काका। मतलब यहाँ काका जा रहा है बिजनेस छोड़कर, काका रिटायर होने वाला है 1 अप्रैल 2018। तो हमारी जो न्यू बैलेंस शीट है वो 1 अप्रैल 2018 की बनेगी। द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2700। मतलब यहाँ पर गुडविल की वैल्यू क्या बोला है? 2700। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब पूरे फर्म की गुडविल में से सिर्फ काका का शेयर ऑफ काका लिखा है ना, मतलब काका का हिस्सा गुडविल में कितना है? 2700। ये पूरे फर्म की गुडविल नहीं है, पूरे फर्म में से सिर्फ काका का हिस्सा। इसका मतलब है द शेयर, इसको इंग्लिश में ऐसा लिखा गया था, शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब काका का हिस्सा पूरे फर्म की गुडविल, गुडविल मतलब नाम, रेपुटेशन, उसमें काका की गुडविल की वैल्यू है 2700। और जब ऐसा लिखा रहेगा गुडविल वैल्यूड, तो याद रखना मतलब रेस्ड वाली एक एंट्री आएगी, सिर्फ एक एंट्री, जो रेस करने की एंट्री होती है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट 2, और यहाँ पर काका का नाम बोला है तो 2 काकास कैपिटल, वो मैं आगे बताता हूँ सम्स में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेकंड एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड। तो तुम लोग क्या करोगे? फर्नीचर पे जाओगे और एडजस्टमेंट नंबर 2 मार्क करोगे। उसके बाद लिखा है मोटर कार, तो मोटर कार पे जाओगे, एडजस्टमेंट नंबर 2 मार्क करोगे, राइट। 2 एडजस्टमेंट है। अभी थर्ड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, वो है लाइफ स्टॉक पे है और ये प्लांट पर है। तो लाइफ स्टॉक और प्लांट जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 3 लिख दो, यहाँ हम लोग ने 3 लिख दिए। अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे के एडजस्टमेंट की। प्रोविजन ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑन कंपनसेशन। ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट है, ये डायरेक्ट है तो डी लिख देंगे ताकि याद रहे, DIR लिख दो या डी लिख दो। डायरेक्ट एडजस्टमेंट करना मतलब यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, डायरेक्टली हम लोगों को बताना है सॉल्व करके। इसका मतलब है कि 2000 का क्लेम बताना है। मतलब कंपनसेशन का मतलब क्या है कि किसी जो हमारे पास काम करता है उसने कोई कंपनसेशन मतलब भरपाई की मांग किया, कोई उसका नुकसान हो गया काम करते वक्त कुछ, तो उसके लिए हम लोग ने 2000 का सेपरेट प्रोविज़न बना के रखा है ताकि कभी वो काम आ जाए। ओके, तो ये बाद में मतलब हुआ है, पहले से इसको हम लोग ने यहाँ शो नहीं किया, मतलब बैलेंस शीट में हम लोग कहीं शो नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों को अभी एडजस्टमेंट में बोला है कि 2000 का कंपनसेशन बना के रखो, एक भरपाई के लिए अलग से पैसा लायबिलिटीज़ में रखो ताकि कभी कोई क्लेम करे तो उसको देना है, ठीक है। 5th एडजस्टमेंट है RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी। RDD यहाँ दिख रहा है, ये डेटर्स वाला है, तो ये कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर 5। तो यहाँ तुम लोग 5 लिख दोगे। द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब काका रिटायर हो रहा है, जब वो बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो हम लोगों को उसको पैसा देना है। अब हमारे पास हो सकता है इतने पैसे ना हो तो हम लोग उसको लोन अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब लोन अकाउंट बना के, काका के नाम पे एक लोन अकाउंट बना के हम लोग रख देंगे। मतलब ये हमारे न्यू बिजनेस में, हमारे मतलब कौन? काका तो जा रहा है, तो बचा कौन? मामा और बाबा, ये 2 बच्चे, ये दोनों मिलकर नया वापस से फर्म को स्टार्ट करके आगे चला रहे, और इन लोग पर लोन रहेगा, काका को पैसे देने के बाकी रहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सारे एडजस्टमेंट्स तो मार्क कर दिए हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था तुम लोगों को, कल के भी क्वेश्चन में, कि जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको तुम लोग कॉपी पेस्ट कर लो लाइबिलिटीज़ में। जैसे तुम लोग क्या करोगे, जो सोल्यूशन है मैंने कुछ हिस्सा लिख दिया हूँ यहाँ पर पहले से, ताकि क्या होता है ना, तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है, तुम लोग भी फिर बोर हो जाते हो, और फिर उतने टाइम में जो है समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिख दिया हूँ, समझाता हूँ मैं कैसे पोस्ट करना है। कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख दिया, ये हमारे क्या क्या अकाउंट बनाना है। हर क्वेश्चन में तुम लोगों को याद रखना है, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा? नॉमिनल अकाउंट होता है, गोल्डन रूल। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स।
तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तुम लोगों को, इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट साइड रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाई हूँ एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये डेट कहाँ से आया, जब वो रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, ये 1 अप्रैल 2018। अब इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि हमने बैलेंस शीट बना दी है नए फर्म की। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले सप्लायर पे देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट है, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो। देखो न्यू बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में मैंने लिख दिया हूँ सप्लायर 7000, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। फिर मैं वापस से लाइबिलिटीज़ में जाता हूँ, लोन लिखा है 5000 है, डायरेक्ट, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैं जाऊँगा न्यू बैलेंस शीट में, वहाँ लिख दूंगा लोन 5000, एकदम सिंपल है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं जस्ट उसके बाद क्या, जनरल रिजर्व। तुम लोगों को बताया था मैंने अपने 3rd और 4th मेरा जो लेक्चर्स है वो ध्यान से देखना, इसमें मैंने बताया हूँ जनरल रिजर्व के साथ क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट है। जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर दिया हो लाइबिलिटीज़ में, इसको हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते। क्रेडिट में इसलिए क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट में आएगा, और अगर एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो डेबिट में। फिलहाल इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं। तो हम लोग जनरल रिजर्व की बात करते हैं 6250। जनरल रिजर्व जो होता है वो पार्टनर्स का इतने साल में जो इन लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको बचा के साइड में रखे थे। अब एक पार्टनर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी ध्यान से देखो, 6250 है, ये पूरा जनरल रिजर्व है, और ये तीनों पार्टनर ने मिलके इतने साल से कमाया था तो तीनों को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्यों क्रेडिट में आया, क्योंकि लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है इसके लिए क्रेडिट में आया। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। अब मैंने अमाउंट नहीं लिखा हूँ, अमाउंट का कैलकुलेशन तुम लोग पहले ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर बताया है कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व हमेशा याद रखना, जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर के लिए हमेशा कौन सा रेशियो यूज़ करोगे, ओल्ड रेशियो। जब 3 पार्टनर आगे समझ लेना वहाँ ओल्ड रेशियो 4:3:3। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 4/10, 3/10, 3/10। अब ये 6250 है, किसका है ये, एम मैंने मामा। 6250 है जनरल रिजर्व का अमाउंट, राइट ना, 6250 है, देख लो। अब ये 6250 को हम लोग ओल्ड रेशियो में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4/10, 0 0 कैंसल, 625 4 = 2500। ये आ गया तुम लोगों का पहला अमाउंट। तो ये जो 2500 आया है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जाके 2500। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काका का कैलकुलेशन सेम लिखोगे, 6250 जनरल रिजर्व का अमाउंट, पर काका का रेशियो 3/10, तो 3/10 0 0 क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। ओके, 625 3 = 1875, तो ये आ जाएगा 1875, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 1875। अब उसके बाद तुम लोग देखोगे तो ये बचा कौन, बाबा का भी सेम आएगा क्योंकि बाबा का काका और बाबा का रेशियो सेम है, तो अमाउंट भी क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखोगे, 1875। तो इस तरीके से ये हम लोग ने जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम लोग वापस जाते हैं अपनी पुरानी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज़ में जाके देखते हैं तो कैपिटल अकाउंट है मामा काका बाबा। कल ही मैंने बताया था, पार्ट 3rd और 4th लेक्चर में भी समझा चुका हूँ, लाइबिलिटीज़ को हमेशा क्रेडिट में ट्रांसफ़र करोगे स्टूडेंट्स। तो मामा काका बाबा ये कहाँ लिखा है, हमारे सॉल्यूशन में, तो ये नाम तुम लोग को दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मामा काका बाबा, और लाइबिलिटीज़ में लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग इसको जाकर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर देखो मैंने क्रेडिट में लिखा है क्रेडिट साइड, और हमेशा याद रखना ये पहली लाइन हमेशा बाय बैलेंस से ही स्टार्ट करना है तुम लोगों को। ओके, अगर कैपिटल लाइबिलिटीज़ में तो यहाँ पर क्रेडिट में, और अगर कभी असेट्स में आ गया तो डेबिट में, उल्टा होता है, क्रॉस याद रखना, असेट से तो डेबिट, लाइबिलिटी से तो क्रेडिट। तो यहाँ लिखना है हमेशा पहली लाइन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 20,000 15,000 12,250 20,000 15,000 12,250। देखो ये तीनों अमाउंट यहाँ लिखे हुए सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है और कोई काम नहीं है। तो ये तो हो गया तुम लोगों का लाइबिलिटीज साइड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं असेट साइड की। तो हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट पढ़े, और कैश पे देखा, कैश पे अगर कोई एडजस्टमेंट होता कि जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसको हम लोग कैश दे रहे, तो यहाँ पर भी हम लोग एक एडजस्टमेंट मार्क करते हैं, पर कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब कैश पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है, तो एज इट इज़ है मतलब। तो तुम लोग इसको अभी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, तुम लोग पहली लाइन में भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, मैंने इधर लिख दिया हूँ
तुम लोग पहली लाइन में लिखो, कोई रॉन्ग राइट ऐसा कुछ नहीं कि ये पहले आना चाहिए वो पहले। कैश 4500, ये हो गया एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर सेकंड है क्या, सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5000 दिया हुआ है, राइट, और लेस आरडीडी, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 5 बता रहा है। तो हम लोग जाके 5th एडजस्टमेंट देखते हैं। यहाँ लिखा है आरडीडी इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम लोग सम्स को चाहो तो यहाँ बैलेंस शीट से सॉल्व करना स्टार्ट करो या एडजस्टमेंट के थ्रू स्टार्ट करो, दोनों तरीका राइट है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करो या वहाँ से स्टार्ट करो। मैं यहाँ से आज स्टार्ट कर रहा हूँ, आने वाले सम्स में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। सन्ड्री डेटर्स 5000 लिखा है, 5th एडजस्टमेंट में जाऊंगा, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। नो लॉन्गर नेसेसरी का मतलब है आरडीडी की जरूरत नहीं है। डेटर्स दिख रहा है 5000, उसके नीचे देखो आरडीडी लिखा हुआ है 500 और बता रहा है कि अब आरडीडी की कोई ज़रूरत नहीं है। आरडीडी क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को पता चला कि पैसा मिल जाएगा, इसलिए बोला आरडीडी इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब हम लोगों को सामने वाले से पैसा मिल जाएगा। हम लोगों को लग रहा था 500 नहीं मिलेगा, तो हम लोग ने 500 माइनस करके कितना लिखे थे, 4500। लेकिन अभी हम लोगों को क्या हो रहा है कि 5000 में से 500 माइनस हुआ था तो 4500 आया था, राइट। तो अभी 500 हटा दो, 500 माइनस होगा ही नहीं, मतलब पूरे 5000 के 5000 पूरे पैसे मिलेंगे अपने को। तो ये अपना फायदा हो गया उल्टा, हम लोग को लग रहा था 4500 ही मिलेगा, लेकिन अब पूरे 5000 मिलेंगे। तो हम लोग ये 5000 एज जाके क्या करेंगे, असेट्स में लिख देंगे, डेटर्स 5000 एज इट इज़। जबकि पुरानी बैलेंस शीट में तुम लोग देखोगे फाइनल कॉलम में 4500 था, लेकिन अभी न्यू बैलेंस शीट में क्या हो चुका है, 5000, मतलब 500 रुपया बढ़ गया। हम लोगों को लग रहा था 4500 मिलेगा, लेकिन 5000 पूरा मिलेगा। तो हम लोगों को 500 रुपीज़ अब ज़्यादा मिल रहा है। 4500 ही मिलने वाला था ना पुरानी बैलेंस शीट में, उस हिसाब से देखो यहाँ पर दोनों में कितने का डिफरेंस है, 500 ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदा है। और फ़ायदा कहाँ लिखते हैं, देखो हमेशा याद रखना, जायदाद की वैल्यू कम होगी तो नुकसान नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट में लिखो, और फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में लिखो। तो हम जब भी कोई जायदाद से रिलेटेड कुछ भी होगा, नुकसान, फ़ायदा या लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ होगा, तो हम लोग हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको शो करेंगे। तो हमारा आरडीडी से कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 500 रुपये का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 500 रुपीज़ लिख देंगे, बाय आरडीडी 500, आरडीडी से फ़ायदा हुआ। अब हम लोग आगे का देखते हैं सम्स, तो उसमें कैसा लिख रहा है, लाइव स्टॉक। अब ये लाइव स्टॉक पे 3rd एडजस्टमेंट है, 12,500 है। तो हम लोग जाके देखते हैं कि लाइव स्टॉक जो है वो क्या लिखा है 3rd एडजस्टमेंट में, लाइव स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट में याद होगा जायदाद की वैल्यू कम होती है, अप्रिशिएट में याद रखना है जायदाद की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऊपर जाएगी। कितना परसेंट, 10%। 10% निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ लाइव स्टॉक कहाँ लिखा है, असेट्स में। तुम लोग भी जाकर न्यू बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे, असेट्स में। देखो असेट्स में मैंने लिख दिया हूँ लाइव स्टॉक एज इट इज़ लिखना है। अंदर वाले कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, कल भी बताया था मैंने, जब उस पर कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसको अंदर वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो 12,500 हम लोग ने लिख दिए। अब उसमें क्या बोल रहा है कि कितना परसेंट अप्रिशिएट करने बोल रहा है, ध्यान से देखो, अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 12,500 का 10% कितना होता है बच्चों, एकदम आसान है 10% निकालना, एक ज़ीरो कम कर देने का। 12,500 है ना, इसका एक ज़ीरो कम कर दो तो 1250 आ जाएगा। अब अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना, जायदाद की वैल्यू को बढ़ाना मतलब प्लस, और इंक्रीज़ भी लिख सकते हो तुम लोग, अप्रिशिएट लिखो या इंक्रीज़, प्लस इंक्रीज़। तो 1,250 बढ़ गया। तो अब हमारे असेट्स कितने का हो गया, 13,750। अब एक बात बताओ, जायदाद की वैल्यू बढ़ना बिजनेस के लिए फ़ायदा है। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा जायदाद की वैल्यू बढ़ी तो फ़ायदा, और फ़ायदा हमेशा कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट कहता है जब भी फ़ायदा होगा उसको क्रेडिट में लिखो, ऑल इनकम एंड गेंस। तो कितने का फ़ायदा हुआ और किस चीज़ पे फ़ायदा हुआ, लाइव स्टॉक पे 1,250 का फ़ायदा हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय लाइव स्टॉक, जिस पे फ़ायदा हुआ उसका नाम लिखेंगे लाइव स्टॉक, और कितना एक्स्ट्रा फ़ायदा हो वो लिखेंगे, पूरे लाइव स्टॉक का अमाउंट नहीं लिखेंगे। 1,250 बढ़ा ना, 1,250 सिर्फ उतना ही लिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लाइव स्टॉक के बाद मोटर कार की। मोटर कार भी असेट्स में है, तुम लोग जाओगे न्यू बैलेंस शीट के असेट्स में एज इट इज़ 4,000 लिखोगे, और उसके बाद मोटर कार पे क्या एडजस्टमेंट लिखा है, मोटर कार बाय 12.5%। बहुत से स्टूडेंट्स 12.5 देख के ही घबरा जाते कि ये पॉइंट कहाँ से आ गया, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो मोटर कार इधर असेट्स में है, तो तुम लोग क्वेश्चन में से जैसा सेम कॉपी पेस्ट ही करना है।
असेट्स में जाना है, आंसर में मोटर कार लिखना है और उसका अमाउंट लिख देना है अंदर वाले कॉलम में। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है। 4000 लेस क्या बोला है मोटर कार पे, जरा ध्यान से देखो, मोटर कार बाय 12.5%, मतलब मोटर कार पे 12.5% कम करना है। डेप्रीशिएशन बोला है ना बच्चों, देखो ध्यान से, डेप्रीशिएशन, तो जायदाद की वैल्यू को कम करना है। कम करना है मतलब माइनस डेप्रीसिएशन, और कितना अमाउंट कम करना है? 12.5%। तो 12.5% देखो डेप्रीशिएशन, 4000 का मोटर कार है, मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100, पॉइंट हटा देंगे। ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है? सिर्फ एक नंबर है, काउंट करो, सिर्फ 1 है, एक नंबर है। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो पॉइंट हटा देने का, देखो मैंने पॉइंट हटा दिया और इधर 100 की जगह एक जीरो बढ़ गया। अगर पॉइंट का 2 होता तो नीचे 2 जीरो बढ़ते, एक जीरो बढ़ गया। अब तुम लोग ये क्या करोगे, 3 जीरो यहाँ से काट दो ऊपर, 3 जीरो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में काट दो। 125 4 से कितना होता है बच्चों? 500, राइट? तो यहाँ आ जाएगा 500। तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे? 500। अब ये 4000 में से डेप्रीशिएशन का मतलब है जायदाद की वैल्यू कम हो रही। 4000 में से 500 माइनस हुआ, बचा कितना? 3500। तो जायदाद की वैल्यू कम होना फ़ायदा है कि नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान है, असेट्स की वैल्यू कम होना। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट करो जब जब नुकसान होगा। 2 मोटर कार, कितने का नुकसान हुआ बच्चों? 500 रुपये का। अब हम लोग बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर पे सेकंड एडजस्टमेंट है और सेकंड एडजस्टमेंट लिखा है फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट मतलब वही जायदाद की वैल्यू कम करो, कितना? 10%। यहाँ फर्नीचर असेट्स में क्वेश्चन में तुम लोग आंसर में भी जाओ, कॉपी पेस्ट करो, फर्नीचर लिखो 17,500 एज इट इज़ लिख दिए, राइट? अंदर वाले कॉलम में क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है। लेस डेप्रीशिएशन बोला इसलिए लेस डेप्रीशिएशन। और कितना परसेंट बोला था बच्चों? ध्यान से देखो कितना परसेंट फर्नीचर पे बोला है? 10%। तो हम लोग यहाँ 10% लिखेंगे। 10% वही, एक ज़ीरो कम कर दो, 1750। इसको माइनस करोगे तो ये अमाउंट मिल जाएगा। ये मैंने पहले से ही लिख के रख दिया था ताकि तुम लोगों का सम्स फटाफट हो जाए। तो ये अमाउंट मैंने लिख दिया हूँ, माइनस जहाँ माइनस हुआ माइनस करके लिखा हूँ, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करके लिखा हूँ। अब हमारा असेट्स में लास्ट में जो दिख रहा है वो है प्लांट। प्लांट कितने का? 22,500 का है। असेट्स में कॉपी पेस्ट करो, न्यू बैलेंस शीट में जाओ, आंसर में, एग्जाम में भी देखो इसके सबके मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ देख के तो लिख रहे हो तुम लोग, है ना? कुछ थोड़े छोटे छोटे एडजस्टमेंट है। प्लांट 22,500 और एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है प्लांट का, जरा देखते हैं। तो प्लांट का एडजस्टमेंट क्या कहता है? प्लांट अप्रिशिएशन है ना, टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। प्लांट को 20% अप्रिशिएट करो। तो यहाँ पर देखो 22,500 है, 22,500 है, 10% सबसे 20% बोला है, राइट ना? तो हम लोग क्या करेंगे, एक ज़ीरो कम करो तो 10% आ गया, 2,250। 10% 2,250 है, तो उसका डबल करो 20%, तो कितना आएगा? 4,500, 4,500। ये अप्रिशिएट बोला था इसलिए प्लस करें, अप्रिशिएट मतलब वैल्यू को बढ़ाना, इंक्रीज 4,500 और दोनों को प्लस करें तो 27,000 मिल गया, राइट? अब यहाँ पर भी देखो जायदाद की वैल्यू बढ़ रही है, राइट? जैसे अभी हम लोग ने ये फर्नीचर वाला सम्स किए थे, तो फर्नीचर में क्या हुआ था, हमारी जायदाद की वैल्यू कम हुई थी। जायदाद की वैल्यू कम होना फ़ायदा है कि नुकसान? ऑब्वियसली जायदाद की वैल्यू कम होना नुकसान है। और नुकसान तुम लोग का नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जब भी नुकसान हो उसको कहाँ लिखो? डेबिट साइड में। तो देखो 2 फर्नीचर हम लोग ने लिखे थे और इसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे 1750। और जैसे अभी अभी हम लोग ने जो सॉल्व किया वो है प्लांट है, तो प्लांट में प्लस वी प्लस असेट्स में प्लस आना मतलब जायदाद की वैल्यू बढ़ना। और ऑब्वियसली देखो 22,500 27,000 हो गया, मतलब बढ़ गई वैल्यू। जायदाद की वैल्यू बढ़ना फ़ायदा है, और फ़ायदा मतलब नॉमिनल अकाउंट कहता है जब जब फ़ायदा होगा इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड में डालो। कितने का फ़ायदा हुआ प्लांट में? 4,500, 4,500। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा असेट्स तो हो चुका है। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स अभी हो चुके हैं, ये वाला भी हो चुका है, आरडीडी वाला, जितने भी मतलब यहाँ पर थे वो सब हो चुका है। तुम लोग एग्जाम्स में क्या करना, जो जो एडजस्टमेंट हो गया उसको कट करते जाना। जैसे ये हो गया था, ये हो गया, कट कर दो, ये हो गया, कट कर दो। अब बचा क्या? फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर देखो लिखा है कि अ प्रोविज़न ऑफ 2,000 इज़ टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन। मतलब कोई भी आएगा कल को, कुछ नुकसान हुआ, हमारे पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, उसको अगर वो नुकसान की भरपाई करना है तो उसके लिए हम लोग एक साइड में 2,000 रुपीज़ निकाल के रखेंगे एज अ लाइबिलिटी। तो ये हम लोगों को बनाना है, 2,000 की एक लाइबिलिटी बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जाके लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे प्रोविज़न फॉर क्लेम, मतलब आज नहीं तो कल किसी को देना पड़ेगा। तो उसमें 3,000 जो है हम लोग ने निकाल के यहाँ पर रखा है।